अभी हम लोग साहित्य समालोचना और सैद्धांतिक अभिविन्यास को विकसित कैसे करना है इसी बारे में विचार विमर्श करेंगे। इस पाठ्यक्रम के अंत में हम लोग समझ पाएंगे अनुसंधान के लिए साहित्य समालोचना का महत्व क्या है, साहित्य समालोचना को विश्लेषित करने, समझने और सूचित करने की क्या क्या तकनीकें सब है। पहले हम लोग विचार विमर्श करेंगे साहित्य समालोचना क्या है। विषय से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों का चुनाव, इसमें प्रकाशित हो सकता है, अप्रकाशित हो सकता है, दोनों, जिनमें लिखित रूप में सूचना होता है, विचार, डाटा तथा साक्षात निहित हो, इस सब के बारे में हमको चुनाव करना है। साहित्य समालोचना अनुसंधानकर्ता की ओर से की जाने वाले सतत प्रक्रिया है और यह अनुसंधान समस्या को अंतिम रूप देने से पहले ही आरंभ हो जाती है। साहित्य समालोचना आपको पाठकों तक आपको अनुसंधान विषय से संबंधित मौजूदा जानकारी और विचार तथा इन पाठों, प्रयोगों और अध्ययनों के सशक्त और कमजोर बिंदु संप्रेषित करती है। आपको अपने अनुसंधान के केंद्र बिंदु मतलब अपने उद्देश्य, अनुसंधान का प्रश्न तथा तर्क वितर्क के अनुसार स्पष्ट रूप से अपनी साहित्य समालोचना की संगठित करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि केवल वर्णनात्मक सूची सारांश समुच्चय नहीं है, बल्कि पहले किए जा चुके अनुसंधान का मूल्यांकन करना है जो आपके लेखन को संदर्भ प्रदान कर सकता है। साहित्य समालोचना का प्रयोजन क्या है? जो किया जाना चाहिए से जो किया गया है, इसी बीच में जो भेद करना है, इसको साहित्य समालोचना का प्रयोजन बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अनुसंधान एक अनवरत प्रक्रिया है। मौजूदा अनुसंधानकर्ता को उस कार्य का भी ध्यान में लेना चाहिए जो उसके विषय से संबंधित क्षेत्र में पहले किया जा चुका है। जो पहले खोजा जा चुका है, आप उसे पुनः नहीं खोज सकते, क्या पुनः आविष्कार भी नहीं कर सकते। तथापि यदि आपके पास कोई प्रतिविचार है तो आप स्थापित सिद्धांतों या विधियों को खंडित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विषय से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को खोजना। किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। केवल मानसिक चित्र बनाकर अपने विषय से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करना प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के बस की बात नहीं है। आप परिवर्तनों की सूची तथा इन्हें मापने का साधन भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप उन परिवर्तनों का चुनाव कर सकते हैं जो आपके अनुसंधान के लिए प्रासंगिक हो। समन्वय करना और एक नया परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना। साहित्य समालोचना करने समय आपको अपने विषय पर अनेक मत मिलेंगे। उपलब्ध साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन के उपरांत आप उन्हें समन्वित कर एक बिल्कुल नया परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो संभवतः पहले अनुसंधानकर्ता ने प्राप्त न किया हो। विचारों और व्यवहार के बीच संबंधों की पहचान करना। एक युवा अनुसंधानकर्ता होने के नाते आपके पास अनुसंधान के समस्या, पद्धतियों, विश्लेषण आदि से संबंधित विचार हो सकते, किंतु मानदंड क्या है या पहले के अनुसंधानकर्ताओं की सामान्य परिपाटी क्या रही है, वो संवादिक महत्वपूर्ण है। आपको विचार और व्यवहार के साथ जोड़ना होगा। विषय या समस्या के संदर्भ को स्थापित करना है। कोई भी अनुसंधान समस्या बिल्कुल वियुक्त या एकाकी नहीं होती, वह किसी न किसी संदर्भ में विद्यमान रहती है। एक अनुसंधानकर्ता होने के नाते आपको उस संदर्भ को स्थापित करना है जिसमें वो विद्यमान है। परिणामों का सामान्यीकरण करने समय भी यह आपकी सहायता करेगा। समस्या के महत्व का औचित्य स्थापन। एक उत्तम साहित्य समालोचना आपकी समस्या के महत्व के औचित्य स्थापन करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान करेगी। इसको आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आप क्यों एक विषय समस्या लेनी चाहिए। विषय के संबंधित शब्दावली में वृद्धि तथा इसका अर्जन। अन्य किसी विषय की भांति अनुसंधान के भी अपनी शब्दावली तथा वाक्यांश प्रयोग होते हैं। आपको अपने रिपोर्ट लेखन के समय में उसकी सीखना होगा। विषय की संरचना को समझना चाहिए। आप अनुसंधान के जिस क्षेत्र में इच्छुक है उसकी अपनी संकल्पना है, अपने अंतर संबंध और संरचना है।
जिसे आपको उस क्षेत्र में अनुसंधान आरंभ करने से पूर्व समझने की आवश्यकता होगी। विचारों तथा सिद्धांत को अनुप्रयोग के साथ जोड़ना है। वास्तविक जीवन स्थितियों में विचार, सिद्धांत तथा व्यवहार अनुप्रयोग का त्रिकोणीय संबंध होता है। जिस त्रिकोणीय आकृति में जिसको दर्शाया गया है, साहित्य समालोचना आपके अपने विषय से संबंधित विशिष्ट त्रिकोणीय संबंध की पहचान करने में मदद करेगी। ये वो त्रिकोणीय संबंध है। उन मुख्य पद्धतियों तथा अनुसंधान तकनीकी की पहचान करना जिनका प्रयोग किया गया है। नवीनतम घटनाक्रम के साथ संबंध दर्शाने के लिए अनुसंधान को ऐतिहासिक संदर्भ में रखना चाहिए। अभी हम लोग विचार विमर्श करेंगे साहित्य समालोचना क्या प्रदर्शित कर सकती है। साहित्य समालोचना आपके अनुसंधान के विषय को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखती है और ये दर्शाती है कि पूर्ववर्ती अनुसंधानकर्ताओं ने कब और कैसे पहले के अनुसंधान किए थे। किसी क्षेत्र विशेष में निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए क्या पद्धतियां अपनाई गई थी। आपको ये समझना चाहिए कि अनुसंधान एक अनवरत प्रक्रिया है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपकी वर्तमान अनुसंधान समस्या को आधार या नींव प्रदान करता है। महत्वपूर्ण स्रोतों तथा लेखकों के चयन के माध्यम से आपको उल्लेखनीय अध्ययनों को भी पता चलेगा और इन उल्लेखनीय अध्ययनों के पश्चात पाठ्यक्रम में हुए परिवर्तन भी समझ में आएंगे। इन अध्ययनों से आपको अनुसंधान समस्या का चुनाव करने में, अपनी बुद्धिमत्ता जांचने में भी सहायता मिलेगी तथा जो प्रस्तावित पद्धति आप प्रयोग में लाने जा रहे हैं उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। साहित्य समालोचना आपकी रुचि के लिए संदर्भ स्थापित करती है या आपके अनुसंधान विचार को विश्लेषित करने में प्रयोग में लाई जा सकते हैं बनी विभिन्न तकनीकों और साधनों से भी आपका परिचय कराती है और इन्हें उपलब्ध भी कराती है। आप अनुसंधान में तर्क वितर्क के स्वरूप और प्रयोग की व्याख्या करने तथा इसका विवेचन करने में अपना कौशल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब विषय को समझने के लिए आपके लिए साहित्य समालोचना का भी महत्वपूर्ण अवदान होता है। अपने अनुसंधान कार्य के लिए कारण तलाशने के लिए आप यह पता लगा सकते हैं कि पहले क्या क्या कार्य हो चुका है। इससे यह इंगित होगा कि आपने इस क्षेत्र में हुए मुख्य कार्यों को, इसके अनुप्रयोग और कमियों को समझ लिया है। अध्ययन क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के दिशा में साहित्य समालोचना आपकी यात्रा का एक पड़ाव है। साहित्य समालोचना की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए क्योंकि इसमें है व्यापकता और गहराई। कोई भी विषय के बारे में जानकारी के लिए हमको विषय का पूरा जानकारी होना चाहिए। परिशुद्धता और सुसंगतता उसमें है, रिगोरस और कंसिस्टेंसी, और विषय के बारे में आपका स्पष्टता होना चाहिए और संक्षिप्तता होना चाहिए। प्रभावी विश्लेषण और प्रभावी संयोजन होना चाहिए। इफेक्टिव एनालिसिस और इफेक्टिव सिंथेसिस जिसको बोलते हैं। इन विशेषताओं से युक्त साहित्य समालोचना हमको उत्तर देने के लिए हम लोग को बहुत सारी चीज में ध्यान देना पड़ता है। महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, उसमें महत्वपूर्ण संकल्पनाएं, सिद्धांत और विचार उसमें क्या क्या है। इस विद्या के लिए ज्ञान मीमांसामूलक और सत्तामूलक आधार क्या क्या है। अभी तक किन मुख्य प्रश्नों और समस्याओं का समाधान किया गया है। विषय से संबंधित ज्ञान किस प्रकार संरचित और संगठित है। विषय का मूल स्रोत और परिभाषाएं क्या क्या है और मौजूदा मत क्या है। विषय के बारे में मुख्य मुद्दे पर और बहसें क्या क्या है। अभी हम लोग देखेंगे अपने साहित्य समालोचना को संगठित हम लोग कैसे करें। इसका दो तरीका है। एक ज्ञान आधारित घटक। इसमें क्या है, विषय पर विगत कार्य का ब्यौरा जिसमें अग्रणी संकल्पनाओं, परिभाषाओं और सिद्धांतों की पहचान करना शामिल है। उस तरीकों पर विचार करना जिनसे परिभाषाएं तैयार की गई और गत कार्य में देखी गई समस्याओं के समाधानों के रूप में प्रचलन में लाई गई। अनुसंधानकर्ताओं ने जिस सामग्री को महत्वपूर्ण समझा है उसकी पहचान तथा ब्यौरा करना है। और द्वितीय पद्धति यह है आवर्धन घटक। इसमें क्या है, विषय पर विगत कार्य में अपने जो गलत पाया गया उसका ब्यौरा करना है।
प्रस्तावित कार्रवाई जो संभवतः समस्या को हल करता है उसको हमको अनुसंधान में लगाना है। प्रस्ताव अपनाने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले लाभों की व्याख्या करना है। प्रस्ताव के प्रति संभावित आपत्तियों को निराकरण करना है। संदर्भ लिखने के लिए हमको किस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाए इसके बारे में हम लोग को भी जानकारी होना चाहिए। इस पहले हम लोग देखेंगे, ये देखिए हम लोग शोध पत्र जिसको रिसर्च पेपर बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखना चाहिए। ये शोध पत्र लिखने के समय में हमको ध्यान देना चाहिए, प्रथम उपनाम सहित लेखक का नाम रहना चाहिए, उसके बाद वर्ष, उसके बाद शोध पत्र का शीर्षक, पत्रिका का नाम, खंड संख्या, अंक संख्या और पृष्ठ से पृष्ठ करके हमको ऐसे लिखना चाहिए। उसका एक उदाहरण भी नीचे दिया गया, उसको आप लोग देख सकते हैं। पुस्तकों में इस तरह का कैसे लिखना होता है, लेखक का नाम, प्रथम उपनाम सहित लेखक का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ष, पुस्तक का शीर्षक, देन प्रकाशक का नाम, उसके बाद स्थान। इसका भी उदाहरण अभी यहाँ पर दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। पुस्तक अध्याय जिसको हम बुक चैप्टर बोलते हैं, उसमें भी उसी तरह का प्रथम उपनाम सहित लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक अध्याय का शीर्षक, पुस्तक का शीर्षक, संपादक का नाम इधर भी रहेगा, संपादक का नाम, प्रकाशक का नाम, उसके बाद स्थान का नाम रहेगा। उसके बाद हम लोग थेसिस जो हम देते हैं, कोई भी लिटरेचर में देते हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, प्रथम उपनाम सहित लेखक का नाम, वर्ष, शोध प्रबंध का शीर्षक, उसके बाद कहाँ पर वो शोध किया गया है, विश्वविद्यालय का नाम, देन उसके बाद स्थान का भी नाम। और ऑनलाइन सोर्स जो है उसके बारे में भी हम कभी कभी भी हमारा जो रिपोर्ट होता है उसमें भी देते हैं, उसको भी ऐसे लिखा जाता है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो हम सैद्धांतिक अभिविन्यास क्यों विकसित करना चाहिए, अभी हमको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। सैद्धांतिक अभिविन्यास का अर्थ है व्यक्ति को विषय के आसपास घटित होने वाले आधारभूत सैद्धांतिक घटनाक्रम की ओर अभिमुखित करना, और जो घटनाएं अपने अनुसंधान के माध्यम से है वो अब सामने को लेना चाहिए, उनकी पहचान करने में उसे सक्षम बनाना चाहिए। इससे आपकी अनुसंधान रिपोर्ट को पाठकों को भी आपके अनुसंधान क्षेत्र में घटित होने वाला सैद्धांतिक घटनाक्रम को समझने में और आपके निष्कर्ष को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद मिलती है। अभी हम लोग इस पाठ्यक्रम के माध्यम से इतना समझ पाए जो अनुसंधान के लिए साहित्य समालोचना का क्या क्या महत्व है, साहित्य समालोचना की कैसे विश्लेषित किया जाता है, विश्लेषण करना कैसा होता है, उसको समझना क्या कैसे होता है, उसको कैसे सूचित करना होता है, उसके बहुत सारे तकनीक के बारे में भी हम लोग इसी बीच में भी विचार विमर्श किए। तो अभी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए मैनेज का वेबसाइट में ये जो पाठ्यक्रम को अपलोड किया गया उसको भी आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार।